बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आज उसी के अंतर्गत हिंदी भाषा के उद्भव और विकास संबंधी परिचय, हिंदी भाषा के तात्पर्य, व्युत्पत्ति, उसके क्षेत्र, वैविध्य, काल, स्वरूप आदि विभिन्न आयामों पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हिंदी का तात्पर्य क्या है। तो सामान्य अर्थ में हिंदी को खड़ी बोली हिंदी के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही यह साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा या आज की बोलचाल की जो भाषा है उन सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी उन सभी भाषा रूपों पर है जो एक लंबी विरासत और विभिन्न बोलियों के सहयोग से बनी हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी और हिंदी भाषा पर विचार करने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि आखिर हिंदी क्या है, हिंदी का नाम कैसे पड़ा। तो हिंदी शब्द के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से विचार किया है, लेकिन एक सामान्य अवधारणा यह है कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते हैं और इसके आधार पर उसके आसपास के निवासी और उसके रहने वाली भूमि को सिंधु कहा जाने लगा और सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू हो गया और फिर हिंद हो गया। इस अर्थ में सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हिंदी के रूप में स्वीकृत किया गया। यही शब्द आगे अगर हम देखें तो ईरानी इक प्रत्यय लगने से हिंदिक इंडिक हो गया और अंग्रेजी शब्द इंडिया भी हिंदिक का विकसित रूप है। इस अर्थ में हम मान सकते हैं कि हिंदी जो शब्द है वह मूल रूप से हिंद प्रदेश में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली गई भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया। तो इस रूप में और आगे हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि हिंदी शब्द अपने 3 मुख्य रूप से अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला अर्थ है जिसमें हिंदी शब्द अपने प्रदेश में बोली जाने वाली यथा हिंदुस्तान में बोली जाने वाली विभिन्न प्रकार की 17 बोलियों के द्योतक के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली आदि का लिखित मौखिक साहित्यिक विवेचन किया जाता है। दूसरे अर्थ में भाषा विज्ञान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ग्रियर्सन ने हिंदी प्रदेश और उसकी भाषाओं को अलग अलग रूपों में विभाजन किया था और उसे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के रूप में माना गया था। इस रूप में हम मान सकते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी हिंदी के रूप में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भी हिंदी के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तीसरा रूप है जिसमें हिंदी का अर्थ खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी का है, जो हिंदी की सरकारी भाषा है, भारत की राजभाषा है। समाचार पत्र और विभिन्न संचार माध्यमों, फिल्मों आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। यह शिक्षा का भी माध्यम है और इसके परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि से भी अभिहित करते हैं। इस प्रकार हिंदी इन 3 विभिन्न रूपों में भी विकसित हो रही है और स्वीकृत हो रही है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वह अगर शुरुआती तौर पर हम देखें तो केवल हिंदुस्तान को माने तो हिंदुस्तान के विभिन्न भागों, विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकृत है। यह भारत की सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। तो एक अर्थ में तो ये भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें
उत्तरी भारत के सबसे ज़्यादा राज्य, कुछ पश्चिमी, पूर्वी और अल्प मात्रा में दक्षिण प्रदेशों में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। तो सर्वाधिक प्रदेशों में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा के रूप में आज हिंदी विकासमान है। इसका प्रयोग न केवल समाचार पत्रों में बल्कि रेडियो, टेलीविज़न और नए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट के विभिन्न आयाम, इन सबों में इसकी स्वीकृति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए इसका प्रचार प्रसार निरंतर बढ़ता जा रहा है। विश्व में नए नए व्यापारिक नियमों में बदलाव और उदारीकरण की राजनीति के कारण यह भी एक वैश्विक भूमिका निर्वाह कर रहा है। हिंदी भाषा निरंतर विश्व के अन्य देशों में भी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और यही कारण है कि आज विश्व के 150 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन किया जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में इन सभी उनके माध्यमों में, संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। रेडियो, फिल्म या अन्य माध्यमों में भी, विश्व के अन्य देशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीकृत भाषा के रूप में भी इसकी मान्यता है। कई देशों में इसके लिए विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे आयोजन किए जाते रहे हैं और उसमें निरंतर प्रतिभागिता बढ़ती जाती है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में बोली और समझी जाती है और इसलिए उसका आज क्षेत्र निरंतर व्यापक होता जा रहा है। अनेक विदेशी जो हम भारत में आते हैं वे भी हिंदी के प्रति सहृदयता दिखाते हैं। विश्व में अनेक देशों से आए हुए विद्वान यहाँ पर हिंदी सीखते हैं और फिर अपना चिंतन मनन करके उसे नए स्वरूप या उसके विस्तार में योगदान देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे बीबीसी कहा जाता है, बीबीसी प्रसारण संस्था की जो हिंदी इकाई थी उसमें भी काफ़ी लोग सक्रियता से हिंदी का योगदान कर रहे थे। इसके अंतर्गत भारत में संवाददाता के रूप में कार्य करने वाले कई अंग्रेजों ने हिंदी सीखी और उसका विस्तार किया। उन्हीं में से एक है मार्क टुली। मार्क टुली मूलतः अंग्रेज थे, लेकिन भारत में समाचारों का देखने, समझने और विश्लेषण करने की भूमिका निभाने के लिए वो भारत आए थे और धीरे धीरे कर उनका भारत के प्रति प्रेम बढ़ा और वो हिंदी यहाँ की सीख कर और उसके विकास में कई आयाम उपस्थित किए। ठीक इसी तरह कई ऐसे विदेशी थे जो भारत में ही बस गए और उन्होंने हिंदी को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया और अपने जीवन पद्धति के माध्यम से उसका विस्तार किया। जैसे एक और अंग्रेज थे टॉम अल्टर, जो हिंदी फिल्मों में और हिंदी नाटकों में अच्छी भूमिकाएं निभाते थे। उन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी का बहुत अच्छा प्रयोग किया और उससे हिंदी का काफ़ी विकास हुआ। इस तरह से विदेशों से आकर भारत में बसने वाले लोगों ने भी हिंदी के विस्तार और उसके विकास में कई नए पंख जोड़े हैं। इस तरह से अगर हम दूसरे बिंदु पर बात करें तो हिंदी का वैविध्य भी अत्यंत आकर्षक रहा है। हिंदी एक भाषा के रूप में केवल लोगों के बीच संचार का माध्यम नहीं है,
भावों और विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने अपने आयाम कई रूपों में विस्तृत किए हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा एक मौखिक रूप में है, हिंदी भाषा एक लिखित रूप में है। हिंदी का प्रयोग समाचार पत्रों में होता है, हिंदी का प्रयोग रेडियो में होता है, हिंदी का प्रयोग टेलीविज़न में होता है, हिंदी का प्रयोग इंटरनेट में होता है, फेसबुक पर किया जाता है, हिंदी का प्रयोग सोशल मीडिया पर किया जाता है, और इस तरह से तमाम नई नई तकनीकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हिंदी अपने वैविध्य का रूप विस्तार कर रही है। हिंदी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है और यह इसकी विविधता के मूल में है। हिंदी का साहित्य इतना उत्कृष्ट और संपन्न है और सार्थक है कि इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। अनुवाद किए जाने के बाद उस अनुवाद से प्रभावित होकर कई लोगों ने हिंदी सीखी। विशेषकर आज भी हम देखें तो जापान में, जर्मनी में हिंदी के ग्रंथों का सर्वाधिक अनुवाद किया गया है और वहाँ के लोग निरंतर हिंदी सीखने और भारत में आकर हिंदी सीखने और हिंदी की सभ्यता, संस्कृति और हिंदी भाषा के विविधता को जानने की कोशिश करते रहते हैं। हिंदी की जो विविधता है, हिंदी का जो वैविध्य है, उसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का लिखा जाना। जब हिंदी भाषा लिखित रूप में आती है तो वह देवनागरी लिपि को स्वीकार करती है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में स्वीकृत है। आज अनेक भाषा वैज्ञानिक देवनागरी लिपि की विशेषताओं से अचंभित हैं, क्योंकि देवनागरी लिपि के एक एक वर्ण वैज्ञानिक रूप से निर्मित हैं। वे उच्चारण के आधार पर विकसित होते हैं। ध्वनि सिद्धांत या हमारे मनुष्य के जो ध्वनि के बिंदु हैं, उच्चारण के जो बिंदु है, उच्चारण के जो स्थान हैं, उनके आधार पर इन वर्णों का विकास हुआ है। इसके कारण इसमें वैज्ञानिकता निहित है और यही कारण है कि अब आज अनेक आयामों में कंप्यूटर की भाषा का जो विकास हो रहा है, उसमें भी वैज्ञानिक लिपि के रूप में देवनागरी लिपि पर अनेक शोध अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो ये भी एक हिंदी का एक वैविध्य है। इस तरह से हिंदी अपने वैविध्य में पूरे विश्व में अनूठे रूप में है। जब हिंदी के विकास या हम आरंभ की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हिंदी एक सामासिक भाषा का नाम है, यानी हिंदी में अनेक बोलियां और प्राचीन भाषाओं के रूप समाहित हैं। हिंदी का जन्म मूल रूप से देव भाषा या आदि भाषा संस्कृत से माना जाता है, यानी संस्कृत जननी है। संस्कृत का रूप काफ़ी पुराना रहा है। ईसापुर 500 के आसपास हम मान सकते हैं, और उस समय संस्कृत जो बोलचाल की भाषा थी, उसके बाद उसकी परंपरा में जो धीरे धीरे बदलाव आया और उसके बाद वह संस्कृत पाली के रूप में विकसित हुई। फिर पाली से वह प्राकृत, और प्राकृत से फिर आप देखें तो प्राकृत से फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर हिंदी का जन्म माना जाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा के उत्पत्ति के लिए एक कोई निश्चित काल या निश्चित अवधि के बारे में विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक भाषा का विकास एक निरंतर
रूप में होते रहता है और धीरे धीरे भाषा अपना स्वरूप विकसित करते हुए जन में स्वीकृति पाती है। इस प्रकार यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हिंदी अत्यंत प्राचीन परंपरा और विरासत से जन्मी है और इसीलिए हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो इसके एक एक शब्द, एक एक कृतियों में उसकी पूरी प्राचीन विरासत की धमक होती है, पूरी विरासत की एक चमक होती है। इस रूप में ही हिंदी आगे चलकर फिर एक रूप ग्रहण करती है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में उसका रूप फिर काव्य खंडों के रूप में स्वीकृत होने लगता है। पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं लिखी जाती हैं, अमीर खुसरो जैसी पहेलियाँ, और धीरे धीरे कर कर उसका रूप और विकसित होता है और भक्ति काल का सुदृढ़ साहित्य आता है। भक्ति काल के स्वर्ण साहित्य के बाद फिर राजा रजवाड़ों को लिखी हुई साहित्य रीतिकाल आता है, जिसमें राजा और रानियों की प्रशंसा और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णों की और सौंदर्य के सूक्ष्म चित्रण के साथ साहित्य सामने आता है। फिर धीरे धीरे आधुनिक काल के समय जब अंग्रेज़ों की दौर में, अंग्रेज़ों की पराधीनता की दौर में भारत में हिंदी एक नए रूप में आती है और आधुनिकता का आवरण करती है, वो स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बनती है। अनेक पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं जो भारत के स्वाभिमान, गौरवपूर्ण संस्कृति का गुणगान करते हुए लोगों को जागृत करती है। और उसके बाद अनेक कालखंडों में आते आते भाषा का जो रूप है वो खड़ी बोली हिंदी के रूप में स्वीकृत हो जाता है, जिसके अनेक प्रयास किए जाते हैं, चाहे अयोध्या प्रसाद खत्री हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, महावीर प्रसाद द्विवेदी हों। इन सब के प्रयासों से 20वीं सदी आते आते हिंदी खड़ी बोली की हिंदी के रूप में एक स्वीकृत रूप ग्रहण कर लेती है। और आगे आते आते फिर नवीन ज्ञान और तकनीकी विकास को देखते, परखते, समझते हुए हिंदी भाषा अपने साहित्य और संस्कृति का विकास करती है। इस रूप में देखा जाए तो हिंदी भाषा एक सुदृढ़ भाषा है, क्योंकि जो भाषा समय के साथ या तकनीकी विकास को आत्मसात नहीं करती वो भाषा कहीं ना कहीं मर जाती है। आज हिंदी तकनीकी विकास और तमाम विकासों को अपने में समाहित करते हुए विकसित हो रही है और यही कारण है कि धीरे धीरे कर कर आज वह विश्व के सम्मानित भाषाओं के बीच खड़ी है। इस प्रकार हिंदी का जो स्वरूप है वह आज विश्व की किसी भी भाषा के दूसरी भाषा से कम नहीं है, बल्कि वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा बनने के क्रम में आगे बढ़ रही है। आज हिंदी में प्रयुक्त शब्द इतने धड़ल्ले से और इतने बारंबार उपयोग किए जाते हैं कि उन्हें दूसरी भाषा के शब्दकोशों में भी स्थान मिल रहा है। आए दिन ये देखा जाता है कि जो अंग्रेजी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कोश माना जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित शब्दकोश, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, उसमें हजारों शब्द हिंदी भाषा के हैं, जिसको उन विद्वानों ने स्वीकार किया। ये हिंदी के स्वरूप के विस्तार को दिखाता है कि हिंदी का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है और आज विश्व के श्रेष्ठ और समृद्ध भाषाओं के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसलिए हिंदी भाषा एक सिंध प्रदेश या हिंद प्रदेश से निकली हुई भाषा अपने सरहद से आगे बढ़कर विश्व के कोने कोने में जाकर अपना विस्तार कर रही है। इसलिए इस भाषा के विभिन्न स्रोतों पर विचार करना बहुत जरूरी है और उनका विचार करना बहुत आवश्यक है। अगले
लेक्चर में हम इसके उद्भव और इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। धन्यवाद।